नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं फूलपुर बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल जी, जो कि इस समय तो विधायक हैं ही और 2022 के लिए भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो आज हम उनसे फूलपुर विधानसभा पे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे संपादक मनोज तिवारी जी के काफी करीबी हैं। तो आप मनोज तिवारी टॉक शो को कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? अब ऐसा है कि मनोज तिवारी जी बहुत एक नेचुरल पत्रकार हैं और हमको तो ये लगता है कि बिना भोजन के तो वो रह सकते हैं, लेकिन बिना पत्रकारिता के वो नहीं रह सकते। और उनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं और उनके जो भी उनकी पत्रकारिता है उसके प्रति लोगों में एक आकर्षण है। और हम लोग देखते हैं कि लोग प्रयास करते रहते हैं कि मनोज जी क्या बोल रहे हैं, तो ये गंभीरता से लेते हैं। तो आज के ज़माने में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनका विश्वास अर्जित करना। जी बिल्कुल सर। तो चलिए सर, मैं अपने सवाल शुरू करती हूँ। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि आप विधायक रहे हैं 10 साल से और इस बार फिर से आप विधायकी लड़ रहे हैं। तब से अब तक की राजनीति में कैसे बदलाव देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो समय के साथ होता रहता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वह हमेशा वही रहती हैं। बेसिक चीज़ों में जैसे ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जनता का भरोसा। जब जनता का भरोसा रहता है तो अपने आप चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से ये रहा है कि सबसे पहले तो नेताओं के प्रति जनता में अगर भरोसा अच्छा है तो निश्चित रूप से राजनीति करने वाले लोगों के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सर। सर, बसपा से भी आप विधायक रहे हैं, हाँ, बीजेपी से भी। दोनों पार्टियों की राजनीति में बेसिक अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए, बेसिक अंतर इसका ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो कार्यपद्धति है, वो बहुत आगे की और उनका एक विजन है। जी। बसपा के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत रही कि जो एक विचारधारा थी खासकर शोषितों के प्रति, कमजोर तबके के प्रति, धीरे धीरे उस विचारधारा में कहीं न कहीं कमी आती गई। और जैसा कि हमने कहा कि लोगों का भरोसा, तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे जब कम होने लगता है तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो उसके सामने फिर संकट खड़ा होता है। तो बसपा के साथ आज यही स्थिति है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है। लोगों को ये लगता है कि जैसा हम लोग चाहते थे कि बीएसपी इस तरीके से आगे आके काम करे, वही काम जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम योगी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, ये बताइए कि आपको फूलपुर विधानसभा में पढ़े लिखे विधायक के रूप में जाना जाता है। फूलपुर विधानसभा की बातें आप सदन तक पहुंचा पाए या नहीं? आपने रखी? नहीं, हम लोग समय समय पर सदन में मुद्दों को रखते रहते हैं और निश्चित रूप से आप इस बात को जानती हैं कि जो सत्ता पक्ष में रहता है उसकी एक मर्यादा भी रहती है जी। और संसदीय पद्धति के तहत हम लोग अपनी बातों को वहाँ पर रखने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है। मैं व्यक्तिगत भी आपको अनुभव बताऊं कि आज तक 2016 से अभी तक कभी हम लोगों से कभी ये नहीं कहा गया कि आप इनसे न बात करिए, उनसे न बात करिए, ऐसी न बात करिए, वैसी न बात करिए। रोक टोक नहीं रहा। कोई रोक टोक नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से लोग अपनी बातों को रखते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कहीं पर आलोचना करने की भी बात है, कहीं पर कहीं कुछ कमी हो रही है, कहीं कोई ऐसी परेशानी हो रही है, उसको भी वो लोग स्वागत करते हैं, उसको मजबूती के साथ देखते हैं कि हाँ, उन कमियों को, उन जो आलोचना है उसको कैसे हम दूर कर सकें। प्रवीण जी, ये बताइए कि अब के तो विधायक जो हैं वो झगड़ा लगवाते भी हैं और शांत भी करवाते हैं। आपके बारे में ये बात कितनी सच है? अब ऐसा है कि अब हमसे अच्छा है कि आप जनता से ये सवाल पूछिए। और मेरी कोशिश ये है कि देखिए,
इसको विधानसभा को हम एक परिवार मानते हैं और विधानसभा भी हमको एक परिवार का सदस्य ही मानता है। और ये कभी हम लोग इस बात को सोचते भी हैं कि शायद कुछ अच्छे संस्कार, कुछ ऐसे हम लोगों के काम रहे होंगे जिसकी वजह से जनता ने इतना भरोसा हम लोगों को दिखाने का काम किया। आज जरूर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति बदल रही है समय के साथ। अब आप समझिए कि 2007 का इलेक्शन था, लोग प्रधान के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन शायद मैं अपने प्रयागराज का इकलौता ऐसा विधायक हूँ कि पब्लिक चुनाव लड़ती है, हमारा केवल 7-8 लाख रुपए ही खर्च होता है और पब्लिक खुद जो है चुनाव लड़ाती है और लड़ाती है। तो निश्चित रूप से जब वो परिवार का एक हिस्सा मानती है तो जिम्मेदारी के साथ जो है वो आगे बढ़कर जो है चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी, और हम लोग भी इस बात को देखते हैं कि कहीं पर हमसे कमी हो रही है, कहीं पर गलती हो रही है, कहीं पर अगर ऐसा है कि हाँ हमको और भी कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, तो लोग जो कहते हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उस पर अमल भी करने का काम करते हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं इस टाइम पे, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक टफ फाइट होने वाली है 2022 का ये चुनाव? देखिए, ऐसा है कि अगर आप चीज़ों को आप देखिए गंभीरता से जी, तो राजनीतिक रूप से देखा जाए जी, तो लोगों का डाइवर्जन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा हुआ है। आप चूंकि पत्रकार हैं, आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं और ये हम लोगों को भी ताजुब होता है, जिसको कभी हम लोग ये सोचते थे कि भाई ये बसपा का वोटर है, आज उसके घर में जाइए और बैठिए तो इस बात को वो कहता है कि भाई जिसका हमने नमक खाया है उसको हम अदा करने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति या सरकार के प्रति जो एक भरोसा कायम हुआ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है, कल भी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, कई गाँवों में हमारे बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस बात को बहुत भरोसे के साथ कहते हैं कि ये पहली सरकार है जो बिना भेदभाव के सारे अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। तो शायद यही जो भरोसा है, उसी भरोसे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता तो जुड़ी ही है, बहुत बड़ी संख्या में नेता भी आ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाई समाजवादी की, तो अब उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ये चुनाव है, चुनाव के समय तो। प्रवीण जी, आपने बोला बिना भेदभाव के जनता तक तो बीजेपी अपनी बात पहुंचा रही है, जबकि बीजेपी पे तो हमेशा ये आरोप लगता आया है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान चालू कर देती है। इनफैक्ट अभी चुनाव आ गया है, होने को है, यही 7 तारीख से स्टार्ट भी हो जाना है, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुसलमान चालू हो गया। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में ये ताना बाना ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, ऐसा है कि ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं, लेकिन हमने जो कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता का भरोसा। 2014 को आप देखिए, 2017 को देखिए, 2019 को देखिए, लगातार ये भरोसा बढ़ता गया है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो अन्य पार्टियों से जो कभी जुड़े हुए थे वही लोग जुड़ रहे हैं। तो लोगों ने जब देखा कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो एक तरीके से एक धारणा लोगों के बीच में ऐसी बनाई जा रही है, लेकिन जो असलियत है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो एक गरीब के लिए, आम आदमी के लिए काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आम आदमी में आप पूछेंगे तो इस बात को कहेगा कि भाई देखिए, ये विपक्ष की एक आरोप है और उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, जैसा कि मैंने बोला कि अभी बीजेपी ने भी ये हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है, इससे आप समझ रहे हैं कि मेरा तात्पर्य, क्योंकि राम मंदिर हमेशा से ही मुद्दा बना लेती है बीजेपी, है ना। राम मंदिर बनवाया, फिर राम मंदिर की केस जीती, तो आपको नहीं लगता है कि ये धार्मिक मुद्दा है और इस पे बीजेपी स्टैंड लेती है और इसी के नाम पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक विजन रहा है कि हमारी जो जीवन पद्धति रही है और ख़ासकर जो भारतीय संस्कृति रही है, जो भारतीय परंपराएं रही हैं, और राजनीति के साथ साथ जो यहाँ पर एक धार्मिक भावना भी लोगों के बीच में रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि
अपने देश की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। जी। पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को ही एक परिवार मान के चलती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो एक स्टैंड है कि हम सबसे पहले राष्ट्र को रखेंगे, उसके बाद और चीज़ों को रखने का काम करेंगे। अभी बीच में खबर आई थी कि आपका तालमेल बीजेपी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब ये खबर आपने कहाँ सुन लिया जो है, हमारे तक सर हम मीडिया वाले हम तो सुन ही लेते हैं जो है, ऐसा कुछ नहीं है। और 2016 के बाद भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तब से जिम्मेदारी के साथ और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ, एक आम आदमी और एक आम सिपाही की तरह। और ये जो बातें कुछ अगर कहीं से आई होंगी, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, विपक्ष का ये दुष्प्रचार भी होगा। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को प्रवीण जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे टॉक शो में। हम अपनी चर्चा को प्रवीण जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, राजनीति में एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कहते हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी के मामले में हुआ या महंगाई के मामले में सरकार फेल रही, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हर नौजवान चाहता है कि हम रोजगार से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े। एक बात जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता में हैं और बहुत नीचे स्तर तक जाके काम को देख भी रहे हैं। आप इस समय गांव-गांव जाइए और गांव-गांव जाइए, ये पूछिए कि गांव में क्या कोई समूह बना है क्या? आप देखेंगे जो क्रांतिकारी परिवर्तन गांव स्तर से हो रहा है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर साबित होगा। गांव-गांव में जाइए, कई समूह काम कर रहे हैं और जो समूह काम कर रहे हैं उनके अंदर एक प्रेरणा पैदा हुई है, महिलाओं के अंदर खासकर। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से हम लोग जब 2007 में एमएलए चुने गए, तो जब लोगों के बीच में जाते थे तो खासकर महिलाएं हैं तो कोई कहता था कि विधायक जी हमको पेंशन मिल जाए, विधायक जी हमको आवास मिल जाए, विधायक जी हमको ये मिल जाए। लेकिन अब जो है, जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, महिलाएं इस बात को कहती हैं कि भाई मोदी जी ने जो एक एमएसएमई के अंतर्गत जो है स्वयं सहायता समूहों को एक मदद देने का काम किया है, तो हमारे बगल वाला समूह भी अगरबत्ती बना रहा है तो हम भी चाहते हैं कि अचार वाला जो है हम लोग काम शुरू करें, हम जूट वाला काम शुरू करें, हम ये काम शुरू करें। और निश्चित रूप से उनके अंदर जो स्वावलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी आने वाले समय में परिवर्तन होगा। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का हम इस बात को जरूर कहेंगे कि चूँकि जो मध्यम वर्ग है या गरीब तबका है, वो इस बात को चाहता है कि भाई हम अपने ठीक ढंग से अपना जीवन जी सकें। और सरकार का लगातार प्रयास भी है कि महंगाई को अगर कहीं पर थोड़ा मोड़ा कुछ है भी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सरकार जो है बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ों को जनता तक बड़े पारदर्शी तरीके से अपनी बातों को रखने का, बताने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी जो है हम लोग खासकर जो महंगाई कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यह है कि उस पर जितना हो सकता है उस पर सरकार प्रयास कर रही है। अभी इधर बजट में भी उसने प्रयास किया कि हम आम आदमी के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने का काम करें और आम आदमी को इससे निजात मिले किसी तरीके से। कोई बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ खासा सुधार आया नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बजट को लोग अभी हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं। बजट को लोग पहले हम लोग भी देखते थे कि अखबार में आता था तो लोग कहते थे कि भाई टीवी सस्ती हुई कि नहीं सस्ती हुई, फ्रिज सस्ती हुई कि नहीं सस्ती हुई, हमारा ये क्या हुआ, हमारा वो क्या हुआ। तो बहुत छोटी छोटी जैसे होता है कि लोगों को झुनझुना पकड़ाना। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो अगले 10 साल में हम कैसे भारत की तस्वीर को बदलने का काम करें, अगले आने वाले 5 साल में कैसे हम जो है जनता की जो है ताकत और जनता को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का काम करें और किस तरीके से हमारी दिशा हो
कि भारत की जो एक रफ्तार विकास की चल रही है उसको थोड़ा से आगे बढ़ाया जाए। तो एक ऐसा विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है जिसमें हमारा किसान भी खुशहाल रहे, हमारा नौजवान भी खुशहाल रहे, हमारा मध्यम वर्ग भी मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। और ये आम आदमी का बजट है और आम आदमी के बजट को निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की जो तस्वीर है वो बदलने का काम है। प्रवीण जी, नौजवान युवा आरआरबी और एनटीपीसी पेपर से काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने बोला कि उन्हें नोटिफिकेशन बहुत लेट में मिला, अचानक से चीजें बदल गई, 2 एग्जाम लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा दंगा कर दिया उन्होंने। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस पर रेलवे मंत्रालय का बयान भी आया था कि कहीं पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं पर अगर कोई ऐसी बात लगता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, उस पर भी सरकार ने और मंत्रालय ने अपनी बातों को सामने रखा है। और निश्चित रूप से हम लोग भी ये मानते हैं कि जितना नौजवानों को, छात्रों को जितनी हम सहूलियत दे सकें, जितने आसानी तरीके से दे सकें, वह हमको करना चाहिए। आपकी सरकार ने कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। विधानसभा की दर्जनों सड़कें गड्ढा युक्त हो गई, ऐसा क्यों? कहाँ चूक गई सरकार? देखिए, ऐसा है कि आप अगर फहरिस्त निकालिएगा तो लगभग हम लोग की विधानसभा में ही लगभग 300-400 सड़कों का निर्माण हुआ है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो कि निर्माणाधीन है या कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है जिसकी वजह से वहाँ टेक्निकल कुछ फॉल्ट की वजह से ये चीज़ें समस्या आ रही है। लेकिन अगर उस रेशियो को आप देखें तो अगर हमने 100 सड़क निर्माण किया है तो शायद 1-2 सड़क ऐसी है जो रह गई है और हम लोग गंभीरता के साथ उस पर भी देख भी रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर कोविड के कारण जो है तमाम समस्याएं आई सरकार के सामने और काफ़ी बड़े समय तक दफ्तर बंद रहे और काफ़ी बड़े समय तक कामकाज प्रभावित रहा, तो जिसकी वजह से भी थोड़ी सी ये समस्याएं आई। और आने वाले समय में जैसा कि हमने कहा है कि इतनी सड़कें बनी हैं, आज आम आदमी से पूछिए तो इस बात को कहता है कि भाई इस गवर्नमेंट ने जितनी सड़क बनाया, अभी तक इतने सालों के इतिहास में इतनी सड़कें कभी नहीं बनी, और जितनी बिजली इस गवर्नमेंट ने दिया उतनी बिजली कभी नहीं मिली। तो निश्चित रूप से आम आदमी के पास जाइए, उस सड़कों को हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम सारी सड़कें ठीक हो गई हैं, लेकिन ये है कि जो 2-3 सड़कें हैं हमकी नज़र में है, हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भेजा हुआ है, काफ़ी कुछ स्वीकृत की स्थिति में है। तो बहुत चीज़ों का टेंडर भी हो गया है जो कि काम शुरू भी हो रहा है। तो लगभग सड़कों के मामले में हमारी विधानसभा काफ़ी आगे। चलिए, आपकी विधानसभा फूलपुर में आ जाते हैं। सपा ने ऐसा प्रत्याशी उतारा कि आपका कंपटीशन कम हो गया, कितना हेडेक कम हुआ है आपका इससे? अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव हम लोग जो है गंभीरता के साथ, पूरे मजबूती के साथ जनता के घर घर जाकर उनका फिर से भरोसा जीतने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा आपने इस बात को कहा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आम आदमी इस बात को कहता है कि भाई जब हमारे परिवार का सदस्य यहाँ चुनाव लड़ रहा है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, और कौन कहाँ से आया, क्या स्थिति है, वो उस पर क्या कहा जाए। तो सर, आप फूलपुर के विधायक हैं ही, अभी क्या समस्याएं शेष रह गई हैं फूलपुर में? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब 2019 में दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बात को कहा था कि 2014 से लेकर 2019 तक हमारी आशाओं का भारत, और 2019 के बाद 2024 तक हमारी आकांक्षाओं का भारत। हमारा कहने का जो मकसद है कि गांव-गांव में जो 3.5 मीटर की सड़कें थी वो 6.5 मीटर की सड़कें बन रही हैं। गांव में क्षेत्र में अगर 4 अस्पताल थे तो अब 5 अस्पताल हो गए हैं, 6 अस्पताल हो गए हैं। हमारे क्षेत्र में फायर स्टेशन नहीं था, फायर स्टेशन हो गया है। हमारे क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज महिला नहीं थी, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज हो गया है। हमारे क्षेत्र में ब्लॉक एक नया निर्माण हुआ है। हमारे क्षेत्र में
39 गांव जो है नए नगर निगम के सीमा के अंतर्गत हुए हैं। और आप जानते हैं कि प्रयागराज जो है स्मार्ट शहर के अंतर्गत घोषित है, जिसका लाभ हमारे बड़े क्षेत्र को मिलेगा। हमारे क्षेत्र में जो है रिंग रोड का फेज शुरू हो रहा है, जो कि आप जान रहे हैं कि सांसों से लेके जमुना पार तक पुल के साथ जो है इस पर काम शुरू हो रहा है। हमारे क्षेत्र में जो है अंदावा से लेके हाईवे तक जो है 4 लेन की सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। हमारा जो कहने वो ओवर ब्रिज बने हैं, तमाम बाईपास बन रहे हैं। हमारा जो कहने का जो मकसद है कि इस बार हम लोग ये चाहेंगे, हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक आधुनिक फूलपुर की नींव हम लोग रखेंगे, जहाँ पर आगे आने वाले समय में मेट्रो भी चलेगी, जहाँ पर हमारी जो है इलेक्ट्रिक बसें अभी शुरू हुई हैं, उसको बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक जोड़ने का काम किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो MSME सेक्टर के अंतर्गत जो समूह बने हैं उसको एक मॉडल के रूप में हम लोग विकसित करें और धीरे धीरे लघु उद्योग के माध्यम से अपने क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। ये सबसे ज़्यादा जोर हमारा इस बार इस पर रहेगा कि कैसे जो आम आदमी है, जो गांव का आदमी है और ख़ासकर महिलाएं जिनकी रुचि इस क्षेत्र में जगी है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाकर अपने क्षेत्र में एक खासकर स्वयं सहायता समूह और महिलाओं में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, उसको कैसे हम लोग धरातल पर मजबूती के साथ रख सकें, ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता रहेगी। चलिए ठीक है सर। सर आपके कुछ ऐसे काम जो इस डबल इंजन वाली सरकार में यादगार हो? देखिए ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में जी बिल्कुल, देखिए हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि भाई हमारे यहाँ सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है, नए ब्लॉक की स्थापना हो। हमारे क्षेत्र में ये मांग की जा रही थी कि जो चौराहे टेम्पो स्टैंड बन गए थे वो सिविल लाइंस की तरह उस तरीके से चौराहों का निर्माण हो। हमारी क्षेत्र की मांग थी कि जैसे ट्रैफिक सिस्टम शहरों में चलता है उसी तरीके से हमारे यहाँ भी ट्रैफिक सिस्टम चले, वह आपको दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र की मांग थी कि कॉन्वेंट स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों को भी जो बनाया जाए। आप गांव-गांव में चले जाइए और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जिसमें सरकार का प्रयास, सरकार के साथ साथ समाज सेवियों का प्रयास और उसके साथ साथ वहाँ के टीचर्स का प्रयास, सब लोगों के सामूहिक प्रयास से वहाँ स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है, स्मार्ट उससे पढ़ाई हो रही है, वहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच की भी सुविधा है। हमारा कहने का जो मकसद है कि चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए तो हमारे यहाँ जितने CSC हैं सभी में ऑक्सीजन प्लांट लगभग लग गए हैं। हमारे यहाँ जो है एक कोटवा की अस्पताल की मांग हमेशा से की जा रही थी, वह अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन हम लोगों ने रखा था। लेकिन सर आप अस्पताल गिनवा रहे हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि कोविड में लोग मर गए, एडमिट नहीं हो पाए। अस्पताल मेडिकेशन सुविधा बीजेपी ने इतनी बुरी रखी कि लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, वो मतलब कि भर्ती नहीं हो पाए। देखिए एक बात समझिए कि चूंकि ये जो महामारी है पूरे दुनिया में और पूरे विश्व स्तर की है, और आप इस बात को अगर देखेंगे और तुलना करेंगे कि चाहे हमारा अमेरिका हो चाहे अन्य भी जो देश हों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत सरकार में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास मजबूती के साथ रहा। हम इस बात को मानते हैं कि जब कोई ऐसी महामारी आती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले इस 5 साल में हम लोग उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर और मजबूत उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। आप इस बात को देखिए, लोगों के एटीट्यूड से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। योगी जी कोविड से प्रभावित हो गए थे, लेकिन 2 दिन 3 दिन भी घर नहीं रुके, बल्कि वो अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, वो भी सेकेंड फेज में, जब लोगों के सामने तमाम समस्याएं आ रही थी कि किसी को अगर 3 दिन बुखार आ जा रहा था तो उसके साथ ऑक्सीजन की भी समस्या आ रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी डर के, बिना किसी भय से
केवल इस बात को देखते हुए कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा राजधर्म है, कि हम अपने प्राणों को न चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमारी जो प्राथमिकता है, अब आप देखे होंगे कि पूरे कोविड के समय में लगातार वो अस्पतालों का दौरा करते रहे, लगातार समीक्षा करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे सुविधाएं दे सकें। निश्चित रूप से जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम हों चाहे आप हों, परिवार भी होता है, उसके सामने भी थोड़ी मोड़ी समस्या तो आती है। अपराध के क्षेत्र में क्या कहेंगे? बीजेपी कहती है उसने अपराध पे अपना शिकंजा कस लिया है, जबकि आपराधिक मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, केसेस आते जा रहे हैं और अलग अलग तरीके के केसेस आते जा रहे हैं जो सुने नहीं थे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी के पास आप जाइए तो सबसे पहले तो वो यही बात कहता है कि भाई जो है योगी जी के सरकार में जो है कोई भी अपराधी या कोई भी माफिया सिर उठा के नहीं चल सकता। लोगों में एक परसेप्शन बना है कि जियो और जीने दो, कि भाई आप अपना काम करिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप दूसरों को भी काम करने दीजिए, आप भी किसी को न परेशान करिए। अगर कोई ऐसा काम करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने जो ये संदेश देने का काम किया है, निश्चित रूप से आज वातावरण में जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, या कह लीजिए विपक्ष की पार्टियां जो नहीं टिक पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसमें एक जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है, जिसमें आम आदमी और गरीब के अंदर ये भरोसा जगा है कि नहीं, ये सरकार ऐसी है जो बिना भेदभाव के सभी के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। खीरी, ये सारे मामले जीता जागता सबूत है। देखिए, जो घटना हाथरस में और लखीमपुर खीरी में हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और निश्चित रूप से हम इस बात को, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमको झिझक है इस बात को लेके। निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किया, सरकार को और भी अच्छे ढंग से इसका प्रयास करना चाहिए। विधायक जी, ये बताइए, कोई बातें ना हो। ये बताइए कि आज जनता तक पहुंचने में मीडिया का आप क्या रोल मानते हैं? वो भी आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन का टाइम है। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो कोविड की वजह से चूंकि बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं, तो इस समय तो सबसे बड़ा रोल मीडिया का ही है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या जो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो आम आदमी का स्वभाव है, हम इस बात को देखते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति भी है गांव में, वो मोबाइल से बात करते करते घर जाता है और घर में अंदर दाखिल होता है, उसके बाद टीवी चला देता है, टीवी देखते देखते खाना खा लेता है और खाने के बाद फिर सो जाता है, सवेरे फिर अखबार पढ़ता है, फिर निकल जाता है। हमारा कहने का जो मकसद है कि सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या तमाम इस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, उसके माध्यम से वो जन जन तक की जो बातें हैं वो उसके तक पहुंच रही हैं। तो आज निश्चित रूप से हम आपके चैनल को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आपका जो ये चैनल है, ये शायद हमको लगता है कि प्रयागराज नहीं बल्कि अगल बगल में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। और हम तो मनोज जी को ये सुझाव भी देंगे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि तमाम ऐसे चैनल हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो कि डिबेट भी होती रहती है, उस पर समीक्षा भी होती रहती है, उस पर चर्चा भी होती रहती है, उस पर तमाम समस्याएं भी उठाते रहते हैं, उस पर बेबाकी से लोग राय भी रखते रहते हैं। तो ऐसी हम लोगों की भी सोच है कि आप लोग भी इस तरीके से कुछ शुरू करिए, इसलिए कि जनता की ये मांग है और जनता ये चाहती है कि हमारे ऐसे पत्रकार जिन पर लोगों को भरोसा है, ऐसे पत्रकार अगर इस तरीके से आगे आके काम करेंगे तो उसके साथ साथ राजनीति का तो भला होगा ही, समाज का भी भला होगा कि जो सही बात है जनता तक वह पहुँचने का काम करे। सर, इलेक्शन का टाइम है, काफ़ी व्यस्त रहते होंगे आप। हाँ। फैमिली को टाइम दे पाते हैं कि नहीं? अब ऐसा है कि थोड़ी सी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो भी है जी उसके सामने थोड़ी समस्या तो होती है। अब कल रात को हम लोग जो है समीक्षा करते करते कि आज क्या हुआ, कल क्या होना है, लगभग 2 बज गया हम लोगों को यहीं पर ऑफिस में। जितने लोग थे कोई जो है खाना भी जो है नहीं खा पाया, बल्कि जाते जाते ये हुआ कि भाई चलिए आज तो भोजन नहीं मिलेगा, आज हम लोग ये मानेंगे कि ये जैसे नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं उसी तरीके से हम लोग भी काम कर रहे हैं।
और जाइए तो बच्चे सोते रहते हैं, और निकलिए तो फिर ये भी व्यस्तता रहती है। लेकिन ये है कि समय हम लोग भी प्रयास करते हैं कि परिवार के बीच में, बच्चों के साथ परिवार के बीच में दें। और सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति है, मैं नहीं बल्कि कोई भी, हम एक पत्रकारिता के नाते भी आप लोगों या किसी भी क्षेत्र में हो, सबके सामने समय का थोड़ी सी ये दिक्कत परेशानी तो होती है। एक बड़ा सवाल, हाँ, आप उत्तर प्रदेश का सीएम चेहरा किसे देखना चाहते हैं, केशव जी को या योगी बाबा को? देखिए, ऐसा है कि अब आपने तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, और लोगों की चाहत भी है कि माननीय केशव जी भी आगे आने वाले समय में ऐसे पद पर रहें। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, लोगों का भरोसा जीता है, और उस आधार पर जो जन आकांक्षा है वो हमारे दोनों नेता हैं। और ऑलरेडी उसमें कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपने क्लियर नहीं किया कि आप किसको देखना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम इनको लिए कहें या उनके लिए कहें। हमारा ये कहने का मकसद है कि हमारे दोनों ही नेता बड़े नेता हैं, जिन पर लोगों का बड़ा भरोसा है, और आज एक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग केशव जी को भी ये मानते हैं कि उनका भी जो काम है वह भी इसी तरीके से पूरे प्रदेश के लिए और लोगों के लिए काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से दोनों ही हमारे बड़े नेता हैं, आदरणीय हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये या वो, उसमें मतलब कोई चॉइस नहीं है, कोई भी हो सकता है। नहीं, उसमें कोई चॉइस की बात नहीं है। उसमें जो है भाई पार्टी ने जो चीज़ें रखी हैं, तो हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो एक तरीके से लोगों का जो भरोसा सरकार के प्रति है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और चीज़ें 2022 में जब आप दोबारा विधायक बन जाएंगे यहाँ पे, तो कौन सा पहला काम आप फूलपुर के लिए शुरू करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये शुरू करेंगे कि जो हमारी नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ है, हम लोगों ने पहले भी मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग की थी कि एक पैकेज दिया जाए जिससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा तेज़ी के साथ उसको काम किया जा सके। तो सबसे पहले तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम नगर निगम के सीमा में जो विस्तार क्षेत्र है उसके लिए संसाधन की व्यवस्था कराएं। हमारा एक काम ये रहेगा कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए हम कोई कार्य योजना बनाएं जिससे उनका काम आगे बढ़े। हमारे लिए ये काम होगा कि जो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है, जो अभी काफ़ी कुछ इस पर काम किया जा चुका है, उसको हम लोग यहाँ से फर्स्ट फेज में उसकी शुरुआत करा सकें। हमारी जो योजना है कि हेतापट्टी और बक्सी बांध उधर एक नए पुल का निर्माण हो सके और फूलपुर में बाईपास भी बन सके। और उसके साथ साथ हम लोगों की एक सोच और है कि चूँकि हमारा जो नौजवान है उसकी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि है, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी अच्छे संसाधन मिल सकें, उनको भी अच्छी सुविधा मिल सके। चलिए सर, तो आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हमारी आपसे यही अपील है कि लगातार आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे पिताजी भी यहाँ से आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार 3 बार विधायक रहे। और जैसा कि हमने कहा कि भाई हम एक परिवार का हिस्सा अपने को मानते हैं, और परिवार की सदस्य की जो जिम्मेदारी है उसी तरीके से हम आपके बीच में काम भी करते हैं। आने वाले समय में हम परिवार के जिम्मेदार सदस्य की तरह खुद से फूलपुर की हम सेवा करना चाहते हैं, और फूलपुर को एक आधुनिक फूलपुर बनाने में हमारा प्रयास रहेगा।
कि आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले। निश्चित रूप से आने वाले समय में फूलपुर की तस्वीर और भी बदलाव दिखाई पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ हम ये अपील करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे टॉक शो में अपना वक्त देने के लिए। तो अभी आपने सुना फूलपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल जी को, जिन्होंने बताया, जो कि अभी मौजूदा विधायक भी हैं, और उन्होंने बताया कि 2022 में वो जब विधायक बनेंगे तो वो क्या काम करने वाले हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, चाहे वो नौजवानों के लिए हो गया, चाहे वो फूलपुर के सभी लोगों के लिए हो गया। वो फूलपुर को एक आधुनिक फूलपुर में बदलने की बात उन्होंने बोली, फूलपुर की तस्वीर बदलने की उन्होंने बात बोली। हम आपको ऐसे ही विधायक, ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।